साइकिल चलानी पड़ेगी भाई अभी। ये अभी शुरुआत है। आई कैन सी बिग प्रॉब्लम इज कमिंग। We should prepare for paranoia before the event. Prime Minister is not able to function as the Prime Minister of India. भाई गरीब आदमी को ही पीसना पड़ता है हर एक जगह। Prepare for the worst. भी इसको रख करके साइकिल से चलने वाले हैं। Gas is going to be a problem. Petrol is going to be a problem. All fuel is going to be a problem. करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान है। Be ready for tough times. हम तो अनुमान लगाते हैं कि 20-25 रुपया जरूर बढ़ेगा। It's coming आपके पास थोड़ा सा टाइम है। and it's coming big. एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएगा? वो राम जी को तो ले आए पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल और गैस को नहीं ला पाए। देश में हाहाकार है। मिडिल क्लास को सभी ओर से मार पड़ रही है। उसमें से सबसे बड़ी मार जो लग रही है वो है बेरोजगारी, महंगाई, स्टेबल इनकम, जीरो सेविंग्स और खास करके देश को जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स देश से पैसा निकालकर दूसरे देश की ओर पलायन कर रहे हैं। क्या ये एक चेतावनी नहीं है? फॉरेन इन्वेस्टर्स तो जा ही रहे हैं पर अब देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि अंबानी और अदानी भी देश के बाहर इन्वेस्ट करने की होड़ में जुट गए हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग के साथ 300 बिलियन यूएस डॉलर्स मतलब 290 खरब 2 अरब 78 करोड़ 50 लाख रुपए की साझेदारी का ऐलान तो 2 महीने पहले ही कर दिया था। पर अब अदानी ने भी यूएस एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 10 बिलियन यूएस डॉलर्स मतलब 965 अरब रुपए मजबूरी और लाचारी में ही सही लेकिन अमेरिका में निवेश करने का ऐलान कर दिया है। उधर टेस्ला ने भी इंडिया से अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करने का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि टेस्ला ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि टैरिफ में कटौती और फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के क्रम को लेकर सरकार के साथ हुई बातचीत में कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हुआ। साथ ही इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और भारतीय उपभोक्ताओं की लिमिटेड परचेसिंग पावर जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे। जाहिर है नौकरियां नहीं है, जो है वो भी जा रही है। एसएमई और एमएसएमई को बर्बाद कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल की किल्लत है, गैस की किल्लत है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारी इकोनॉमी पे घाटा, विश्वास और महाप्रभु की लग्जरी विदेश यात्रा जो 12 साल से कभी कुछ भी काम में नहीं आई, इसके मेन रीजंस है। तो भला हमारे देश में कोई भी इन्वेस्टर्स या कंपनी अपना पैसा क्यों लगाना चाहेगी? ऊपर से बीजेपी की आंखों के तारे कल तक अपने सीने में बहुत बड़ा और भारी बोझ दबाए बैठे हुए थे। अब धीरे धीरे उनकी जुबान पे कॉकरोच भरी दास्तां चली आई है। जिस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की कुर्सी पर बैठा हर शख्स को हम भगवान मानते हैं, वही सीजीआई ऑनरेबल सूर्यकांत ने अपना और अपने पद का मान, प्रतिष्ठा और मर्यादा का उल्लंघन करते हुए देश के युवाओं को कॉकरोच बताया। उन्होंने जिस तरह युवाओं को कॉकरोच कहा, मतलब बिल्कुल साफ था कि ये आवाज सिर्फ उनकी नहीं है, ये पूरे बीजेपी इकोसिस्टम टॉप से लेके बॉटम तक सबकी आवाज थी। बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम मिडिल क्लास और युवाओं के बारे में क्या सोचता है, ये हम सबको पता चल गया है। जिसके दम पर देश की बुनियाद है, खास करके टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी सरकार ने उसी मिडिल क्लास को बस अब एक कॉकरोच बनाकर रख दिया है। नमस्कार, पल्स ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए देखते हैं सीजीआई सूर्यकांत की नजरों में मिडिल क्लास की क्या औकात है, क्या अहमियत है। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. Have you seen there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some have become another activists, and they start attacking everyone. दूसरे दिन सीजीआई सूर्यकांत ने अपनी सफाई में देते हुए ये कहा, मुझे ये पढ़कर बहुत दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान मेरे मौखिक बयानों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी डिग्रियों की मदद से वकालत जैसे पेशे में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं और इसलिए वे परजीवियों की तरह हैं। यह कहना बिल्कुल निराधार है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की है। मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी
कि भारतीय युवाओं के मन में मेरे लिए बहुत आदर और सम्मान है और मैं भी उन्हें एक विकसित भारत का स्तंभ मानता हूं। ये देश के सबसे बड़े, सबसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं। दोस्तों, लोगों के पास जब कुछ नहीं बचता तो सिर्फ बचती है एक उम्मीद, न्याय की। लोगों की नजर में ये सिर्फ सीजीआई नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भगवान भी है। लेकिन देश के युवा के बारे में ये क्या सोचते हैं, इनकी राय क्या है, ये देश अब जान चुका है। बंदूक से निकली गोली और तीर से निकला बाण फिर कभी वापस नहीं आता, तो अब सफाई देके क्या फायदा। बहरहाल आखिर वो दिन आ ही गया जब ऑफिशियली अदानी को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से परमानेंटली राहत मिल गई। कोर्ट की फाइलिंग में पाया गया कि गौतम अदानी ने 6 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि लगभग 58 करोड़ और उनके भतीजे सागर अदानी को 12 मिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 106 करोड़ बिना अपनी करतूतें मानते हुए, मतलब बिना किसी अपराध को स्वीकारते हुए या अस्वीकारते हुए समझौता कर लिया। पैसा सही में बोलता है ब्रो। इसके बाद ओफैक मतलब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने एलपीजी आयात में ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोपों को अदानी के नाम पर सुलझा लिया। भारतीय समूह द्वारा 275 मिलियन यूएस डॉलर्स का भुगतान करने और जांच में एक्सटेंसिव कोऑपरेशन मतलब व्यापक सहयोग करने का और सक्रिय खुलासे करने पर सहमति जताने के बाद यह समझौता हुआ। तो क्या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा 2024 के अंत में दायर किए गए मामलों में जो आरोप लगाया था कि अदानी परिवार ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर से लिए गए 265 मिलियन यूएस डॉलर्स की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी थी, वो खबर क्या झूठी थी या सच्ची थी। दूसरी तरफ विदेश में पहुंचे डंकापति का फटा हुआ ढोल कैसा दिखता है, आज वो भी पता चल गया। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अपनी रीढ़ की जिस हड्डी को अपने पापा के कदमों पर 2014 में ही रख दिया था, वो दरबारी मीडिया के दास और दासियां हेली लिंड को देखकर जरूर हंस रहे होंगे, ठहाके लगा रहे होंगे। नॉर्वे की इस जर्नलिस्ट हेली लिंड को क्या पता था कि वो किन से सवाल पूछ रही है, जिसने पिछले 12 साल से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो, जो प्रेस के सवालों से बचते हो, जिन्हें आम कैसे खाना है, चूसकर या काटकर जैसे सवालों से कंफर्ट मिलता हो, जो देश की हालत पर पूछे जाने सवालों से दूर भागते हो, उन्हें ये नादान लड़की ने सवाल कैसे पूछ लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अरे कम से कम होमवर्क तो कर लिया होता, अरे एक बार तो देख लिया होता कि महानुभाव दुनिया के पहले और शायद आखिरी एकमात्र नॉन बायोलॉजिकल हैं जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और जिनको जवाब देना कतई पसंद नहीं है। दरबारी मीडिया को सत्ता में आते ही कंट्रोल कर दिया हो, वो भला आपके सवालों का जवाब क्यों और कैसे दे सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के वायरल होते ही राइट विंग के पाले हुए, छोड़े हुए, भौंकने वाले, काटने वाले, भौंकने और काटने वाले दोनों, खुजली वाले, बिना खुजली वाले, रोने वाले, बिना रोने वाले, पूछ वाले, बिना पूछ वाले, रेबीज वाले, बिना रेबीज वालों को सोरोस के नाम की हड्डी का टुकड़ा फेंक कर हेली लिंक के पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन अपने पापा का दर्द सबसे ज्यादा बीजेपी आईटी सेल के मुखिया को हुई, तो नेहरू जी को साइड करके इस बार उन्होंने सच्ची पत्रकारिता के दर्द का ठिकरा कांग्रेस और राहुल गांधी पर ही फोड़ दिया। खैर, उनको या उनकी बातों को लोग तो क्या, एक श्वान भी सीरियसली नहीं लेता, ये हम सब जानते हैं। बहरहाल ईरान सामने से ऑफर कर रहा है कि हम इंडिया को सस्ता तेल देने को तैयार हैं, लेकिन ट्रंप ने गले में ऐसे कसके रस्सी बांध के रखी हुई है और अपना डमरू बजा बजा कर जादूगर को इस तरह से नचा रहा है कि अब लगता है कि जादूगर की जादूगरी हमेशा से सिर्फ एक हवा थी, क्योंकि ट्रंप ने 10 तारीख तक रशिया से ऑयल खरीदने की रहम की भीख इंडिया को जो दी थी, उसकी समय सीमा भी अब समाप्त हो चुकी है। तो नॉन बायोलॉजिकल ना ही रशिया से ऑयल ले सकते हैं, ना ही ईरान से ट्रंप के डर की वजह से, और ना ही तथास्तु बोल के ऑयल और गैस की किल्लत को भर सकते हैं। आर्थिक संकट का काला टीका जो मिडिल क्लास के माथे पे लगाया गया है, उसका सामना करना तो अब मिडिल क्लास को ही करना पड़ेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 किस्तों में 4 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी जो इस कंगाल करो और अपनी जेब भरो अभियान में अपने आप को अकेला पा रहा था, उसने भी 3 दिन में 2 रुपए बढ़ाने के बाद 1 रुपए और बढ़ा दिए, टोटल 3 रुपए सीएनजी ने अपने दाम कर दिए। मतलब पेट्रोल डीजल की इस कंपटीशन में कुल 3 रुपए बढ़ाने के बाद अब सीएनजी सिर्फ 1 रुपए ही दूर है। मदर डेयरी ने भी बराबर वही खेल खेला, 2 रुपए बढ़ा के 1 रुपए और भी बढ़ा दिए। कमाल है,
अमूल ने क्यों देश से ये बात छुपा के रखी कि दूध भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है? शायद इसीलिए अमूल ने बिना अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे पहले, यहां तक कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पहले ही अपने दाम बढ़ा दिए। आपको और हमको अब लगभग 3 रुपए दूध प्रति लीटर चुकाने होंगे। ये तो शुरुआत है, अभी तबाही बाकी है मेरे दोस्त। 2 दिन की साइकिल, बुलेट, मेट्रो रेल और इंडिगो की इकोनॉमी क्लास की नौटंकी करने के बाद बीजेपी नेताओं के कौन सबसे ज्यादा राज दुलारा, पापा का चहिता वाले ड्रामे ने जवाब दे दिया। क्या करें, सत्ता में आए ही थे अय्याशी करने, तो अय्याशी ऐसे कैसे इतनी आसानी से छूट सकती है? ये है आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का काफिला, कॉन्वॉय। जब तक बीजेपी सत्ता में है, आरएसएस मुखिया को पेट्रोल डीजल का ज्ञान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यही अनरजिस्टर्ड और इनफेमस आरएसएस ब्रांड के प्रीमियम प्रोडक्ट खुद प्रधानमंत्री है। तो आखिर क्यों पेट्रोल डीजल की बचत करो, खाने वाला तेल कम खाओ, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, मेट्रो में ही सफर करो, कारपूल का यूज करो वाली मनोहर कहानियां के मुंगेरी लाल के हसीन सपने सिर्फ मिडिल क्लास को ही क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्या मिडिल क्लास अब कॉकरोच के नाम से ही जाना जाएगा? क्या मिडिल क्लास कॉकरोचेस को अब बीजेपी इकोसिस्टम के तानाशाही छत्र छाया में फल फूल रहे, नोट छाप रहे नेताओं द्वारा, न्याय करने वालों के द्वारा, अंधभक्त, आईटी सेल और दरबारी मीडिया के दास और दासियां द्वारा आसानी से कुचला जाएगा? क्या बुलडोजर की हवा मिडिल क्लास कॉकरोचेस को गटर में धकेले जाने के लिए यूज की जाएगी? क्या आप और हम सही में सरकार, उनकी पाली हुई एजेंसियां, कुछ न्यायाधीश और दरबारी मीडिया के दास और दासियां की नजर में एक कॉकरोच बन के ही रह गए हैं? अगर हाँ तो थू है हम पर, और अगर ना तो इससे पहले कि आपको और हमको हंसते हंसते, हमारा मजाक उड़ाते उड़ाते उनके जूते या चप्पलों के नीचे रौंद दिया जाए, कुचल दिया जाए, आवाज उठाइए, सवाल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा और तमाशा ना बनाया जाए, हमें और लूट लूट कर गुलाम ना बना दिया जाए, हमें ऑफिशियली कॉकरोच डिक्लेयर ना कर दिया जाए, तो दोस्तों सरकार से अभी सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा देर ना तो आप सह पाओगे और ना ही हम। क्या हम गुलाम में बदले जा रहे हैं? क्या हम अब कॉकरोच के अलावा कुछ नहीं है, या फिर हम आज भी एक खुददार इंसान हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने तो सत्ता से सवाल करना सीख लिया है, आप सत्ता से सवाल पूछना कब शुरू करेंगे? आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर साझा कीजिएगा। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।